हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है एसबीआई की। तो 9.2 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। टॉप जो 100 कंपनीज होती है दुनिया के अंदर, उसके अंदर ये आगे है। तीसरी इंडियन कंपनी बनी है जो उस लिस्ट के अंदर आई है। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज थी और ओएनजीसी थी, अब ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9.2 बिलियन डॉलर सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है, बट जो नंबर 1 पे बैठा है ना, अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी, उसका पता है कितना है प्रॉफिट? 111 बिलियन डॉलर का। उसके बाद 105 बिलियन डॉलर पे सऊदी अरामको आता है। टॉप 10 कंपनीज के अंदर अगर हम बात करके चले तो मेजरली टेक कंपनीज है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, मेटा हो गई, एनवीडिया हो गई। बाकी इंडिया और यूएस की क्या ट्रेड वॉर देखने को हमको मिल सकती है, क्योंकि इंडिया अब रिटेलिएट करने का प्लान कर रहा है। जो यूएस वालों ने सील इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाया, उसके ऊपर बेसिकली यूएस वालों ने 25% टैरिफ लगाया है जो इंडिया का स्टील होगा, एल्यूमिनियम होगा, उसके इंपोर्ट्स के ऊपर। तो इंडिया वाले कह रहे हैं वो यूएस के गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाएगी और यूएस की गवर्नमेंट थ्रेटन कर रही है कि वो भी फिर इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएगी। ये वही चाइना वाली कहानी शुरू हो रही है, बट इंडिया के साथ में शुरू हो रही है। हमने तो अभी तक सोचा था कि भाई इंडिया के साथ सब कुछ सही चल रहा है, बट कहीं ना कहीं खबर निकल के आ रही है, तो लग रहा है क्या इंडिया यूएस की ट्रेड वॉर हो सकती है। चांसेस तो नहीं है, बट क्या ये वो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। बाकी इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 3.16% पे जाता हुआ दिखाई दिया अप्रैल के महीने के अंदर। मार्च में 3.34% का था। जुलाई 2019 से सबसे लोएस्ट नंबर पे आता हुआ दिखाई दिया है। तो आप इसको अच्छा ही कह सकते हो अगर देखा जाए तो, क्योंकि आरबीआई का टारगेट है 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है, और अभी वही करा जा रहा है। अगर मैं होलसेल इन्फ्लेशन की बात करके चलूं तो 0.85% पे पहुंच गया अप्रैल के महीने के अंदर। मार्च के महीने के अंदर 2.05% था। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करके चले तो वो 5% अपने एशियन पेंट्स के शेयर्स बेच सकते हैं 11,000 करोड़ के आसपास। टू बी प्रिसाइज 4.9% स्टेक है इनके पास में। ये सारे बेचने का प्लान कर रहे हैं अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो। इन्होंने 2008 के अंदर 500 करोड़ के अंदर ये शेयर्स एक्वायर करे थे, और आज देखो उसकी कीमत 11,000 करोड़ पहुंच गई है। अगर पिछले एक साल का एशियन पेंट का हाल देखते हैं मार्केट के अंदर, तो वो उतना अच्छा दिखाई नहीं दिया है। क्या ये वन ऑफ द रीजन है रिलायंस के बेचने का, या उनको लगता है भी ये वाली इंडस्ट्री थोड़ी कॉम्पिटिटिव होगी, मार्जिन थिन होगी, इट्स बेटर अभी बेच दो। बाकी व्हाइट हेड जूनियर के फाउंडर की बात करके चले तो उन्होंने एक नई स्टार्टअप शुरू करी है और उसने $16 मिलियन रेज भी कर लिया है। ये अभी तक स्टेल्थ मोड में चल रही थी, अब सामने आया और सीधा पैसा रेज किया गया है। स्टेल्थ मोड का मतलब क्या होता है कि आप कोई प्रोडक्ट बता रहे हो, बट आप उसका शोर नहीं मचा रहे हो, किसी को पता ही नहीं है वो आपका प्रोडक्ट है। अचानक ही जब वो प्रोडक्ट अच्छे लेवल पर डेवलप हो जाता है और आप बता, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। ये भी एक अच्छा तरीका है जब आप चाहते हो किसी की नजर ना लगे, या फिर आप कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हो, आपको लगता है यार कोई और जल्दी से रेप्लिकेट करके कॉपी ना कर ले। तो दो स्ट्रैटेजीज है मार्केट में प्रोडक्ट बिल्ड करने की, एक है बिल्ड इन पब्लिक, एक है स्टेल्थ। बिल्ड इन पब्लिक का मतलब क्या है कि आप कुछ भी बना रहे हो, आप प्लान भी कर रहे हो तो भी उसका शोर मचा रहे हो कि भाई मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, जैसा मैं करता हूँ पर्सनली। मैं कुछ भी करने वाला होता हूँ, करने का प्लान कर रहा होता हूँ, किसी स्टेज पे होता हूँ, मैं शेयर करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। कई लोगों का मानना है कि मैंने नजर लग जाती है, या फिर आइडिया इधर उधर ना हो जाए। इट्स बेटर कि उसको पहले चुपचाप किया जाए। अगर कुछ बनता हुआ दिखाई देगा तभी बताएंगे, वरना नहीं बताएगी, वरना बेइज्जती हो जाती है। बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बना के किल किए है इसी यूट्यूब जर्नी के अंदर। अगर देखा जाए लपास वॉइस की जब नाम होता था पापा न्यूज, हमने पापा न्यूज के बहुत सारे वर्जन्स निकाले थे, उसके बाद पूरी ऐप किल कर दी। फिर दोबारा से ऐप बनाई गई, फिर उसको किल कर दिया, क्योंकि रेवेन्यू मॉडल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। अब फिर से हम शायद ऐप निकाल रहे हैं, जल्दी निकाल सकते हैं क्योंकि वेबसाइट तो बनी गई है, तो जल्दी निकालेंगे और एड मॉडल के ऊपर चला के देखते हैं कि क्या बनता है। अभी तक हम सोच रहे थे उसका रेवेन्यू मॉडल क्या बनाएंगे, लोग यूज नहीं कर रहे उस लेवल का, पर अब मुझे लगता है शायद एड मॉब एडसेंस से कुछ स्ट्रीम बनती हुई दिखाई दे, क्योंकि अगर रेवेन्यू आएगा तो हम डबल डाउन कर पाएंगे अपने चैनल के ऊपर स्केल करने के लिए। क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप बहुत ही कम करता हूँ इस चैनल के ऊपर, किसी भी चैनल के ऊपर इनफैक्ट मैं ये कहूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ उसी ब्रांड के साथ स्पॉन्सरशिप करता हूँ जिसको मैं सही मानता हूँ, मतलब जिसको मैं यूज कर रहा होता हूँ, जिस पे बिलीव होता है। किसी का भी नहीं करता, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, मैं ये बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, जिस चक्कर में 99% ब्रांड्स तो कोलैबोरेट करते ही नहीं है। तभी आपने देखा होगा पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर 1 2 कोलैबोरेशन हुए होंगे मैक्सिमम। कभी कोई होस्टिंग ब्रांड का हो जाता होगा, या फिर वो कुछ पॉलिसी वालों का हो जाता है, बस और कोई नहीं होता है।
बाकी जो करण बजाज जी है, उन्होंने अपनी कंपनी को स्टेल्थ मोड में निकाला है। तो ये टेक अनेबल क्लिनिकली वैलिडेटेड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लेटफॉर्म होने वाला है कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो भाई क्या पोजीशनिंग स्टेटमेंट है, लाइन पढ़ के समझ में आ रहा है करते क्या है। बाकी ये भी एआई का यूज कर रहे हैं पर्सनलाइजेशन के लिए। बाकी वीडियो आगे चलने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। और भाई साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर एक और केस स्टडी आ गई है अमूल के ऊपर। डिटेल्ड केस स्टडी है, इतनी डिटेल्ड केस स्टडी बहुत टाइम के बाद मैंने बनाई है और बहुत सारी चीजें ऐसी कवर करी है जो आपने नहीं सुनी होगी अमूल के बारे में। तो देखना भाई, अमूल एज अ ब्रांड आपको समझ में आएगा। आपने रियल ऑन ग्राउंड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी है वहां पे। और जिन्होंने देख लिया कमेंट सेक्शन में बताना भाई कैसी लगी थी। बाकी मनी व्यू की बात करके चले तो उन्होंने भी अपना आईपीओ प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। कहा जा रहा है 3400 करोड़ का आईपीओ होने वाला है। एक्सिस कैपिटल, कोटक महिंद्रा कैपिटल एज अ बैंकर हायर करने का प्लान चल रहा है। अगर इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करके चले तो 15,000 करोड़ से ऊपर है। कंपनी ने 171 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, और इनका रेवेन्यू 1000 करोड़ से ऊपर है। तो 1000 करोड़ के ऊपर ये वैल्यूएशन क्या जस्टिफाइड है? ठीक सी लग रही है वैसे। बाकी अगर अडॉप्ट एआई की बात करके चले, जो कि इंडियन स्टार्टअप है, उन्होंने $6 मिलियन का सीड राउंड रेस किया है। ये एक एजेंटिक एआई स्टार्टअप है। एजेंटिक का मतलब क्या हुआ, अभी तक आपने जो चैट जीपीटी देखा उसको क्या होता है, मैं कुछ कहता हूँ भाई ये बता दे, वो बता देता है। एजेंटिक के अंदर क्या होगा, मैं उसको कोई टास्क दूंगा ये करके दे दे, और उसके लिए उसको जो जो चीजें करनी है वो मल्टी स्टेप के अंदर वो सारी चीजों को करके देगा। अब ये जो दुनिया है ना एजेंटिक फ्लो की तरफ जा रही है, और इंडिया से ही एजेंटिक निकल के आ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। बाकी बहुत सारे ओपन सोर्स भी एजेंटिक आ गए हैं देखा जाए तो इनका ये कहना है जो B2B और कंज्यूमर एप्लीकेशंस होती है उसको इंटेलिजेंट एजेंट में कन्वर्ट करेंगे बिना किसी बड़े सिस्टम चेंज के। तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, मैं प्रोडक्ट को यूज करूंगा कभी, अगर कंपनी हमको कभी दिखाएगी तो बताऊंगा कैसा है भाई। बाकी रील सागा की बात करके चले तो उन्होंने $2.1 मिलियन रेस करे हैं। ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो कि रील्स के अराउंड काम करता है। तो पैसा रेस करके अपना हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करेंगे, ऐप को और बेहतर करते हुए दिखाई देंगे, कंटेंट और लोकलाइज वर्जन में लेके आएंगे इंडियन मोबाइल यूजर्स के लिए। अब इनका कहना क्या है, 1 से 2 मिनट के अंदर वर्टिकल वीडियोस के अंदर आपको पूरी कहानी समझा देते हैं। ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाया गया था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी, बड़े बड़े डायरेक्टर्स इन्वॉल्व थे उसके अंदर, बट वो बंद होता हुआ दिखाई दिया था हमको 1-2 साल पहले। बाकी फ्लैम की बात करके चले तो उन्होंने $14 मिलियन रेस करे हैं, मतलब 119 करोड़ रुपए अपने सीरीज ए राउंड के अंदर भाई। अब ये करते क्या है, मिक्स रियलिटी का काम करते हैं इंडिया से। मैं आपको इनकी वेबसाइट पे दिखाता हूँ कुछ प्रोजेक्ट्स, आपको समझ में आएगा कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। और यही फ्यूचर हो सकता है एडवर्टाइजिंग का, जहां पर आपको बिलबोर्ड्स होते हैं, अपना फोन खोलना है, बिलबोर्ड की तरफ लेके जाना है, बिलबोर्ड लाइव हो जाएगा। या न्यूज़पेपर के अंदर कोई ऐड आ रही है उसकी तरफ फोन लेके जाना है, वो लाइव हो जाएगा। या फिर किसी न्यूज़पेपर के ऊपर जाना है, वहां पर अपना फोन लेके जाना है और वो फोटो जिंदा हो जाएगी, वो इंटरेक्ट करने लग जाएगी। तो यही फ्यूचर होता हुआ दिखाई देगा मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का, और ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि समझो ना, अभी आपको लग रहा है फोन लेके जाना है, फ्यूचर क्या होगा, ग्लासेस वाली डिवाइसेस जिसमें कैमरा भी होगा, तो कैमरा देख पाएगा बिलबोर्ड को, आपके पास आगे स्क्रीन भी होगी तो उसके ऊपर ओवरले हो पाएगा। बहुत लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर काम करा जा रहा है। मतलब अभी तो आपको ये थोड़ा फैंसी लग रहा है कि ठीक है स्कैन करना है, पर जैसे ही ये एआर डिवाइसेस वाला ट्रेंड आएगा ना, तो इनको बहुत बड़ा एजो मिलेगा। अभी के टाइम पे 100 से ज्यादा टेक कंपनी से ये काम कर रहे हैं, गूगल, सैमसंग, एलजी, फ्लिपकार्ट, ब्रिटानिया, नेटफ्लिक्स, अजियो, बहुत कंपनी से काम कर रहे हैं। तो इनके पास में जब तक वो डिवाइसेस रेडी होगी, बहुत सारा मैकेनिज्म आ जाएगा चीजों को करने का। बट क्या पता तब तक एआई भी आ जाए, एआई ये चीजों को और फास्ट कर पाए। बाकी अगर डीप टेक स्टार्टअप न्यूरोस्टेलर की बात करके चले तो उन्होंने एथर के फाउंडर से पैसा रेस किया है। $1.5 लाख के आसपास पैसा रेस किया गया है ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर से, जिसमें से एथर के को फाउंडर भी इंक्लूडेड है। अब ये करती है कंपनी, इन्होंने एक डिवाइस बना रखी है जहां पे आपका न्यूरोलॉजिकल पैटर्न समझ पाएंगे, उससे मॉडल ट्रेन कर पाएंगे और आपको बेटर बता पाएंगे। बेसिकली मान के चलो मेंटल हेल्थ के लिए एक स्मार्ट बैंड या स्मार्ट चीज है। लग तो ये रहा है देख के कि शायद माथे पे लगाया जा रहा है, शायद कहाँ पे, क्योंकि अभी मेरे को ढंग से समझ में नहीं आएगा प्रोडक्ट लगेगा कहाँ पे, क्योंकि प्री बुक है सब कुछ। बट मान के चलो आपकी मेंटल हेल्थ को ट्रैक किया जाएगा जैसे स्मार्ट वॉचेस करती है। क्योंकि अगर ये हाथ के ऊपर ट्रैक किया जा रहा है तो फ्यूचर के अंदर जो बड़ी स्मार्ट वॉचेस है उसके अंदर ये सारे फीचर्स आ जाएंगे। बट अगर ये कुछ और डिवाइस के मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि एक्चुअली ब्रेन एक्टिविटी को ट्रैक करेगा, तो शायद बड़ी चीज हो सकती है।
बाकी आरबीआई वालों ने ब्लू स्मार्ट के डिजिटल वॉलेट के ऊपर एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दी है। ऑल्दो ये सिंगल प्लेटफॉर्म वॉलेट है, मतलब आप जो पैसा स्टोर कर रहे हो वो इन्हीं की ऐप में रहने वाला है और किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएगा। तो आरबीआई इसको डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करता है, तो इतना कुछ नहीं कर सकता। बट आरबीआई अब ध्यान दे रहा है इस चीज के ऊपर भी, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है। ब्लू स्मार्ट बंद तो हो गई, बहुत सारे लोगों ने एडवांस में पैसा डाल रखा था। कंपनी ने बोला कि भाई आपको पैसे मिल जाएंगे, 90 दिन तक का वेट करो। बट लोग बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जब कंपनी बंद होती है 90 दिन में बंद हो जाएगी कंपनी, तुम अपने ड्राइवर्स के पैसे नहीं दे रहे, तो भाई कस्टमर के पैसे कैसे आएंगे? तुम कहोगे दिवालिया हो गए। और अगर ऐसा होता है ना, जिसका पैसा डूबेगा वो कभी भी एडवांस पेमेंट नहीं करेगा किसी प्लेटफॉर्म पे। जब करेगा जहां मजबूरी होगी तो छोटा अमाउंट ही किया करेगा, तो बड़ा नहीं किया करेगा। पे एज यू गो प्लान पे ज्यादा ध्यान देगा वो। बाकी आईआरडीए ने बोला है जेंसॉल को बैंकरप्सी के लिए फाइल करा जाएगा, मतलब ये कंपनी बंद हो गई है। अगर ब्लू स्मार्ट फंडिंग रेज करता है तभी ब्लू स्मार्ट बचता हुआ दिखाई देगा। बाकी आरबीआई वाले डिजिटल लैंडिंग के नए रूल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां पे ट्रांसपेरेंसी बेटर है, फेयरनेस बेटर है उनके हिसाब से। जैसे अगर आप पैसा ले रहे हो तो आपको पूरा दिखाई देगा कि भाई किससे ले सकते थे, किससे नहीं ले सकते थे, और सारी की सारी डिटेल दिखाई देगी इसके अंदर कि कितना अमाउंट होने वाला है, कितना टेन्योर होने वाला है, कितना आपको पैसा देना पड़ेगा, मंथली पेमेंट कितनी होगी, ऑब्लिगेशंस क्या है, पेनल्टी चार्जेस कितने हैं, सब कुछ बेटर तरीके से क्लियर किया जाएगा। बाकी डिजिटल लैंडिंग को ज्यादा समझना चाहते हो तो लैंडिंग क्लब वाले फाउंडर के साथ में मैंने वीडियो करी थी, आई बटन में देता हूँ, उसको देख लेना। उसमें हमने पूरा कवर किया है सेक्शन ना, कि क्या गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, किस तरीके से पूरा सेक्टर काम करता है, कहाँ प्रॉब्लम्स है, कहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा आइडिया मिलेगा आपको उससे। बाकी सऊदी अरेबिया की बात करके चले तो उन्होंने $600 बिलियन की डील साइन करी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। यहाँ पे प्लान है $20 बिलियन एआई के डेटा सेंटर्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे सऊदी वाले, ताकि एनर्जी फैसिलिटीज वगैरह बनाई जा सके यूएस के अंदर। और जो यूएस कंपनीज है वो $80 बिलियन तक इन्वेस्ट करेगी दोनों कंट्रीज के अंदर, ताकि दोनों का फायदा हो सके। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जो सबको धमकी देके काम करवाया है, सब पे टैरिफ लगाया है, वो कई कई जगहों पे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना थोड़ा नेगोशिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी ये भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी $142 बिलियन का डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया गया है, जो कि यूएस की हिस्ट्री में सबसे बड़ा है। यहाँ पर एयर, स्पेस, मिसाइल डिफेंस, मैरीन, बॉर्डर सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन सब कवर हो रहा है। तो सही है भाई, यूएस के लिए तो फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वाले 7,000 एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं, मतलब 3% अपनी वर्कफोर्स को। इससे पहले 2023 के अंदर 10,000 लोगों को निकाला गया था, और माना जा रहा है ये अभी जो निकाला गया है ना, परफॉर्मेंस लिंक्ड नहीं है, कि ये नहीं कि बंदे अच्छा काम नहीं कर रहे, बस निकाल दिया है क्योंकि जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है कंपनी ने एज्योर क्लाउड की ग्रोथ देखी थी नॉन एआई डिवीजन के अंदर, वो एक्सपेक्टेड स्पीड से स्लो चलती हुई दिखाई दे रही है, इस चक्कर में निकाला जा रहा है। बाकी भाई बाकी जगहों पे तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना। सिंपल सी बात ये है भाई, एआई रिप्लेस कर रहा है, ये होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। ये कोई सामने से डंडा नहीं पेल रहा है, बस समझोगे तो यही हो रहा है। बाकी दिल्ली एनसीआर के अंदर 298 ट्रंप टावर के फ्लैट से 3250 करोड़ के एक दिन के अंदर सारे के सारे बिक गए भाई। 8 से 15 करोड़ के बीच का था उसका रेट, पेंटहाउस 125 करोड़ तक जा रहे थे, और सब मिनटों के अंदर बिक गए। देखो सिंपल सी बात क्या होता है, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, टावर्स होते हैं, ये अपनी ना नाम के ऊपर बिकती है। जैसे डीएलएफ ने बनाया तो आराम से बिक जाएगा, और रीसेल भी बेटर होगी, एप्रिसिएशन भी बेटर होगा। सिमिलरली ट्रंप ने बनाया, क्योंकि इंडिया के अंदर उनकी लिमिटेड प्रॉपर्टीज है, बहुत ज्यादा नहीं, और नाम है भाई, इंटरनेशनल ब्रांड आ रहा है, वो यूएस के प्रेसिडेंट की फैमिली का ब्रांड है, तो कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट रहता है, तो इस चक्कर में उसके प्राइस एप्रिसिएशन हो सकती है, इस चक्कर में इन्वेस्ट किया गया है, रातों रात बिकता हुआ दिखाई दिया है। बाकी आप मुझे बताओ, क्या फ्लैट्स लेने बेटर है या फिर घर लेना बेटर है? घर की डेफिनेशन जमीन से, मतलब फ्लैट की दुनिया के अंदर क्या होता है, कोई एक हाई राइज में एक फ्लोर में एक छोटा सा कमरों का जगह मिल रही है। अब सिंपल सी बात, जैसे टाइम बीतेगा 5 साल के बाद मान के चलो, तो क्या होगा, नए टावर्स बन चुके होंगे, नए टावर्स में मॉडर्न फीचर्स होंगे, सब कुछ होगा, आपका टावर पुराना हो चुका होगा, आपके फीचर्स कम हो चुके होंगे, बहुत सारी चीजें इधर से उधर हो सकती है। तो आइडली उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए आपके टावर को, थोड़ा सोचा जाए स्मार्टली तो। और 20, 30, 50 साल के बाद में जब टावर बहुत पुराने हो जाएंगे, तब क्या होगा? अगर मान लो कहीं से आता है गवर्नमेंट का कि भाई गिराओ सारी बिल्डिंगें, तो आपकी वैल्यू उतनी बड़ी नहीं होगी। वर्सेस अगर आप एक घर लेते हो जड़ से, जहां पर लैंड आपका है, तो लैंड अप्रिसिएशन तो हो ही रहा है ना। ऐसी जस्ट अ थॉट कि क्या एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। बाकी किराए से बढ़िया कोई चीज नहीं है, कि आप के पास में अगर फंड्स है, उस फंड्स को कहीं पे भी रख लो,
अगर एफडी का ब्याज भी लोगे ना, तो भी आप घर के रेंट को दे सकते हो और आपके पास जो पैसा बचेगा, उसको कहीं एसआईपी में डाल के अच्छा खासा रिटर्न भी ले सकते हो। अब कोई कहेगा कि भाई एप्रिसिएशन बिल्डिंग का नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अगर मैं खाली लैंड की बात करके चलूँ तो वहाँ एप्रिसिएशन मिलता है, पर आपको समझना पड़ता है, टाइमिंग चाहिए होती है। तो आप मुझे बताओ आपके हिसाब से क्या बेटर अपॉर्च्युनिटी? क्योंकि बहुत सारे फिनटेक इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना भाई रेंट पे लो, खरीदना नहीं चाहिए। तो क्या रेंट पे लेना चाहिए? खरीदना चाहिए? खरीदना चाहिए तो लैंड खरीदना चाहिए, कोठी का फ्लोर खरीदना चाहिए या फिर ये जो हाई राइज़ टावर्स होते हैं उसको खरीदना चाहिए? मैं पर्सनली थोड़ा कोठी वाली साइड पे अभी ज़्यादा आ रहा हूँ। खरीदना चाहिए, मैं उस वाली टिल्ट के ऊपर ज़्यादा हूँ। रेंट वाला ठीक है, वायबल देखा जाए मैथ्स के हिसाब से कि रेंट इज़ अ बेटर ऑप्शन, बट अपना खरीद लो तो आप ना बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस कर सकते हो। अगर मैं अपनी इस ऑफ़िस की बात करें चलो तो मैंने खरीद रखा है। यहाँ पे मेरे बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंज किए हैं। अपने हिसाब से केबिन बनाया है, सब कुछ अपने हिसाब से किया है। अगर रेंटल होता तो शायद मैं इतना काम नहीं कर पाता। बाकी इंडियन मार्केट अगर बात करके चले तो हरी दिखाई दी है, खासकर मेटल भागता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि गवर्नमेंट ने कहीं न कहीं प्रेशर डाला है मेटल के सपोर्ट के ऊपर, तो इसलिए मेटल भागता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल आप देख लो कौन रहा ऊपर, कौन रहा नीचे। बाकी इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बख़ैर, खुदा हाफ़िज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।